हेलो दोस्तों, मैं अमर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कंटिन्यू आपके साथ इंडियन हिस्ट्री मतलब कि कह सकता हूं आपकी क्लास 10th की हिस्ट्री एसएसटी पार्ट की हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपके साथ कंटिन्यू 2 चैप्टर को कवर कर लिया है। या आपके साथ 3rd चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और ये मैं हिंदी मीडियम की सीरीज चला रहा हूँ। बहुत जल्द हम लोग इंग्लिश मीडियम की सीरीज भी आपके साथ बात करेंगे। ये जो बैच रहेगा ये प्री फाउंडेशन बैच है। मतलब कि जो बच्चे स्टेट बोर्ड या सीबीएसई और भी अदर बोर्ड में जो मतलब एसएसटी का पार्ट है और ये टॉपिक्स है जिसमें, तो वो भी बच्चे देख सकते हैं। बाकी ये स्पेशल में उन बच्चों के लिए है जो प्री फाउंडेशन बैच के लिए, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए। तो मैं स्पेशल उन टॉपिक की यहाँ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, लाइन बाय लाइन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि आप कुछ चीज़ें यहाँ समझ सकें, अंडरस्टैंडिंग कर सके। इसके बाद फिर मैंने ये भी आपसे प्रॉमिस किया है, बहुत जल्द हम आपके साथ मतलब ओनली एक ही पार्ट में सारा चैप्टर एक कवर करने वाले हैं, जो आपका स्लाइड वाइज होगा। मतलब वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है। वो भी हम समझेंगे नोट्स के माध्यम से कि किस टॉपिक में कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आप मेरे साथ इसको पूरा कंप्लीट पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि हमेशा रीडिंग जो की जाती है बुक की, अगर आप फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हैं तो इसको एक बार ओवरव्यू लीजिए, बुक में है क्या, कितने चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन चीज़ों की बात की जा रही है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो बिना देरी किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक की आगे बात करते हैं। इससे पहले हमने और सारी चीज़ों की बात कर ली थी, किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन टूट गया था, उसकी इकोनॉमी जो कंडीशन थी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। और ये इतनी मतलब कह सकते हैं इतनी दयनीय स्थिति हो गई ब्रिटेन की कि उसको, जो अभी वो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मतलब फर्स्ट इकोनॉमिक कंट्री कहा जाता था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उसकी कहलाती थी, अब उसे अमेरिका जैसे कंट्री जो एक टाइम पर उसका उपनिवेश रहा था, मतलब कॉलोनी रहा था, उससे उसे कर्ज लेना पड़ा। और यहाँ पर ब्रिटेन की कंडीशन खराब हो गई और पूरे वो कर्ज में फंस गया पूरी तरह से। जो देश, जो कंट्री, उसके जो आइलैंड, उसके कॉलोनी थे, उपनिवेश थे, वो सब उसके हाथ से एक एक करके निकलने लगे। धीरे धीरे वो स्वतंत्र होने लगे या ब्रिटेन का विरोध करने लगे। यहाँ अमेरिका एक पावरफुल कंट्री बन करके आया, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी इमर्ज होती चली गई। वहाँ के जो लोग थे अमेरिका के, जो वहाँ ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे, वो सब पूरे सब दूसरों देशों को कर्ज देने लगे, मतलब कि पैसा बांटने लगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हल्का सा मैंने फिनोमेना बताया, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। तो वही बात करती है महामंदी की। अब हम देखते हैं कि टॉपिक में क्या है और कैसे ये चीजें हुई। देखो, देखो, तो अब महामंदी की बात करते हैं कि महामंदी का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कैसे आया और कैसे ये चीजें हुई और कैसे ये चीजें स्टार्ट होती है। बात करें हम आर्थिक महामंदी की। अब आर्थिक महामंदी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमी की जो प्राइस होती है, जो रेट होती है, वो गिर जाती है। मतलब पैसे की जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है और चीजें बहुत सारी मात्रा में क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है, जिसकी एक सही कीमत नहीं मिलती। कैसे होता है वो हम समझेंगे, अभी समझेंगे। ये बात है 1929 की। यह वह संकट की 30 साल 30 दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौर दुनिया के ज्यादातर हिस्से में जो उत्पादन था, जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो रोजगार, इनकम, आय और व्यापार, भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो मैंने अभी आपसे क्या समझाया यहाँ पे कि जो कंडीशन थी, जो चीजों की यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे, जैसे आपके यहाँ के साथ मैंने बात की किस चीजों की, प्रोडक्शन की, रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की, और यहाँ पे किन चीजों की बात कर ली। जैसे उत्पादन देखेंगे कि कैसे उत्पादन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इनकम की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है। ये सब चीजें दिन पे दिन गिरती चली गई। इसी को तो बोला मैंने अभी, यही समझाया कि महामंदी का मतलब क्या होगा कि वर्ल्ड लेवल पे जो प्राइस थी, जो उसकी इकोनॉमी की जो प्राइस थी, पैसे की वैल्यू थी, वो गिरती जा रही थी। लोगों के प्रोडक्शन की वैल्यू गिरती जा रही थी, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फैलता जा रहा था, इनकम थी वो भी गिरती जा रही थी, और व्यापार भी। इस मंदी की अगर मैं दौर की बात करूं, इस मंदी का समय समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था। लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र थे समुदाय, इसका सबसे बुरा असर वहीं पर पड़ा। क्योंकि उस समय में बात कहूँ पूरे हमारे समाज की, उस समय जो आर्थिक आधार था हमारी अर्थव्यवस्था का, ये नहीं कि इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का जो अर्थव्यवस्था का आर्थिक आधार था वो क्या होती थी, कृषि। तो कृषि में ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट कृषि से मिलता था, जीडीपी का भी ज्यादा था, रिसोर्स कृषि से आता था, एग्रीकल्चर से। इसलिए सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा, सबसे ज्यादा किस पर पड़ा, कृषि पर। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा वो किस पर पड़ा, कृषि क्षेत्र में समुदाय, इनका बहुत बुरा असर पड़ा।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही। यही हुआ क्योंकि जो प्रोडक्शन था इन चीजों में, जो चीजें हो रही थी वो क्या रहा, काफी लंबे समय तक इन चीजों की क्या बनी रही, कमी बनी रही। जो खेतीहर थे उत्पादों की कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे, हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर के विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। पहला कारण था, अब इंपोर्टेंट है यहाँ पे फर्स्ट रीजन आ गया, ये पहला पॉइंट है कि फर्स्ट रीजन में क्या आएगा, तो यहाँ देखो ध्यान से, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। अति उत्पादन मतलब कि ज्यादातर प्रोडक्शन करना। क्या था कि यहाँ पे लोग, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो वहां पे ज्यादा डिमांड थी फूड की, वेपन्स की या कपड़ों की और भी चीजों की, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ ज्यादातर मात्रा में प्रोडक्शन किया, ज्यादातर चीजों को प्रोडक्शन करते गए कि अभी उनकी वर्ल्ड लेवल पे जो जरूरत पड़ रही थी, नीड थी, तो वो ज्यादातर प्रोडक्शन किया। अचानक से इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब एकदम से बंद हो खत्म हो गया, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे ही यहाँ पे समाप्त हुआ, अब जो ज्यादातर जो प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका था, लोगों के पास ज्यादा चीजें थी लेकिन पैसा नहीं था उनको खरीदने के लिए, लेकिन लोग फिर से ज्यादा प्रोडक्शन करते जा रहे थे। हुआ क्या कि अब जो नीड थी वो नीड उतनी नहीं रही, मार्केट में चीजें ज्यादा थी। सिंपल सी बात है कि सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, और जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, इकोनॉमी का रूल है कि जब सप्लाई ज्यादा मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की और डिमांड कम हो जाएगी तो ऐसे में उसकी प्राइस गिर जाती है, मतलब कि प्राइस होती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। यही हुआ, और जब प्राइस कम हो गई तो वही हुआ कि पहला कारण है कि कृषि क्षेत्रों में अति उत्पादन, ज्यादा उत्पादन हो रहा था। क्या हो रहा था, ज्यादातर उत्पादन की जो समस्या बनी हुई थी, कृषि उत्पादों गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई, और कंडीशन ये हुई कि जो कृषि के प्रोडक्शन थे उनकी कीमतें गिरने के कारण, कि कीमतों के कारण स्थिति इतनी खराब हो गई थी, कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, और कीमतें गिरी दिन पे दिन और किसानों की जो आय थी वो घटने लगी। आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर क्या होने लगे, ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके वो अपना आय स्तर बनाए रखे। इंपोर्टेंट ये क्या था, ये पॉइंट समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा कि हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है हमें जो कीमत मिल रही है कम कीमत ही सही, लेकिन हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। इनका मेंटेलिटी क्या थी समझो, क्या था कि जो, एक सेकेंड, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध की बात है। प्रथम विश्व युद्ध में उस टाइम पर क्या थी, डिमांड ज्यादा बढ़ गई। डिमांड मतलब यहाँ पे मांग थी ज्यादा बढ़ गई। अब मांग किन चीजों की ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पूरी दुनिया इसमें लगे थे, ज्यादातर लोग इसमें लगे हुए थे, तो लोगों का किसी का फोकस नहीं था इस चीज पे, ठीक है, क्या नहीं था, लोगों का यहाँ पे फोकस नहीं था। तो जब मांग ज्यादा बढ़ गई किन चीजों की, जैसे कि आपकी खाने वाली वस्तुओं की, जिससे कि हम बोल सकते हैं खाना की बढ़ गई, ठीक है। अब खाने में जैसे कि लोगों ने क्या किया, कृषि से जो भी चीजें आती थी, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो इन चीजों का ज्यादातर क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा। कपड़ों की ज्यादा डिमांड बढ़ गई कपड़ों की, तो यहाँ पे ज्यादा क्या बनाए गए, कपड़े ज्यादातर बनाए गए, मैन्युफैक्चरिंग किए गए, और किन की, वेपन्स की, हथियारों की, ठीक है, इन चीजों की ज्यादा डिमांड बढ़ी। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस डिमांड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था आपका फूड। फूड किसी भी सोसाइटी की, किसी भी कम्युनिटी की बेसिक नीड होती है। इन सब के बिना चल सकता है, हथियार के बिना और चीजों के बिना, लेकिन फूड के बिना कोई सोसाइटी, कोई समाज नहीं चल सकते, यहाँ तक कि कोई भी कम्युनिटी सर्वाइव नहीं कर सकती। अब यहाँ ज्यादा डिमांड बढ़ी तो मार्केट में क्या हुआ, लोगों ने ज्यादातर प्रोडक्शन किया। हुआ क्या, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ये आप जानते हैं कि बता चुका 1914 टू 1918, तो 1914 टू 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और ये अचानक से यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद जो यहाँ पे कंडीशन जो चल रही थी, यहाँ पे मैं बात करूं कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन को क्या हो जाती है, ब्रिटेन की हार। ब्रिटेन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसमें, ठीक है, और इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि ब्रिटेन को क्या लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा, किससे, अमेरिका से। अब यहाँ पे ये चीज समझनी है कि ब्रिटेन यहाँ पे बहुत नुकसान खाया, नुकसान होने के साथ साथ बहुत सारी मात्रा में इसको अमेरिका जैसे देश से कर्ज लेना पड़ा। अब ये सब चीजें मार्केट में बहुत सारी आ चुकी थी, मतलब कि सिंपल सी बात है कि इन चीजों की क्या होने लगी, आपूर्ति ज्यादा होने लगी, मतलब कि डिमांड ज्यादा आने लगी। क्या आने लगी, सॉरी एक सेकंड, डिमांड नहीं, सप्लाई, इन चीजों की क्या होने लगी, सप्लाई। तो
सप्लाई ज्यादा होने लगी इन चीजों की। अब मार्केट में जब सामान कोई ज्यादा आ जाता है, अब जबकि यहाँ सप्लाई बढ़ गई, क्या हो गई, जो सप्लाई थी वो बढ़ गई और जो डिमांड थी अब वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, जो डिमांड थी वो क्या हो गई, कम। अब जब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है, तो ऐसे में जो प्राइस रहती है, जो इसकी वैल्यू रहती है, क्या हो गई, कम हो गई। तो जो भी चीजें थी वो सस्ती हो गई। तो यहाँ लोगों ने क्या सोचा कि हमारी जो इनकम थी, मतलब कि जो आय थी, हमारी आय हो क्या हो चुकी है, आय कम हो चुकी है। अब हमें आय को अगर अपना ज्यों को त्यों रखना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, क्या, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। तो इन्होंने क्या कहा कि आय हमारी जो इनकम का सोर्स है वो कम, ज्यादा से ज्यादा कम हो गई। अगर हम ज्यादा से ज्यादा इसका उत्पादन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने से हमारी इनकम बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। हुआ कि यही हुआ और इन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा क्या किया, उत्पादन किया। अब मार्केट में उसकी सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम थी, प्राइस उनको उतना अच्छा नहीं मिल रहा था, और इसी वही कि कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी। और जब आय घटने लगी तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों ने उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया, वही करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा कर सके। ठीक है, कम ही कीमत में नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो माल है, जो प्रोडक्शन है, उसको बढ़ा सके, लेकिन और अपनी आय को ज्यों को त्यों रख सके, एक कोशिश की उन्होंने। अब देखेंगे क्या हुआ। तो मैं यहाँ ऐसा समझता हूँ, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखते हैं हो क्या रहा था, इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया, उसके बाद इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, क्या चीजें होंगी। देखो, फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। क्या हुआ कि मार्केट में जो प्रोडक्ट थे, जो चीजें थी, वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। अभी वही समझाया मैंने। जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गई, होगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट में प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि ये तो इकोनॉमी का रूल ही होता है कि जब उसकी डिमांड कम हो, सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो जाए, तो प्राइस ज्यादा उसकी गिर जाती है, माइनस हो जाती है प्राइस। खरीदारों के अभाव में, जो खरीदारी थी उसके अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। जो भी कृषि का प्रोडक्ट था वो खराब होने लगा, क्योंकि उनके जब अच्छे दाम नहीं मिल रहे, उनकी ये कंडीशन आ गई, जो उनकी लागत थी, जो वो उस पर इन्वेस्ट किए थे, उतना भी उनको उसका पैसा नहीं मिल रहा था। ऐसी कंडीशन में क्या करें, वो ऐसी कंडीशन में करें तो क्या करें। तो जो मार्केट में चीजें थी वो वहां पे पड़ी पड़ी क्या होने लगी, सड़ने लगी, वो खराब होने लगी। तो जो उपज थी, जो चीजें थी, वो क्या होने लगी, वो सड़ने लगी। तो ये चीज समझना है। दूसरा कारण, अब ये था सेकंड पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब ये आता है सेकंड पॉइंट कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों में अमेरिका से कर्ज लेकर, यही हुआ कि बहुत सारे देशों ने क्या किया था, अमेरिका से कर्ज लेकर, मैं पहले बोला था कि अमेरिका यहाँ पर का एक पावरफुल कंट्री बनकर के आया और 1918 में चीजें खत्म हो चुकी थी। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही समाप्त हुआ, तो अमेरिका यहाँ एक दादा बनकर, दादा मतलब कि एक के बड़ा सा साहूकार महाजन बनकर के इमर्ज होकर के आया। उसे अमेरिका बड़ा सा साहूकार या महाजन इमर्ज बनकर के आया, तो उसने सबको क्या बांटा, सबको पैसा बांटा। पैसा मतलब कर्ज दे करके अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे, हालात क्या थे, अच्छे थे, तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था। लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिका उद्यमियों के होश उड़ गए। जैसे उनको लगा कि एक कंडीशन अब ऐसी आ गई है, तो ऐसे में क्या हो, 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब हो गया था। अमेरिका इतना पैसा बांट चुका था पूरे मार्केट में कि जिसकी प्राइस कितनी पहुंच गई थी, $1 अरब, $1 ट्रिलियन। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल 1/4 रह गया। मतलब सीधा सीधा कितना बचा, 25, कितना बोल सकते हैं कि $1 अरब था, वो 25 करोड़ बोल सकते हैं उसको, 25 करोड़ रह गया, $25 करोड़ बचा रह गया। और जो देश अमेरिका के कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ पड़ा। अब वही बात थी, अगर अमेरिका की इकोनॉमी खुद कोलैप्स हो चुकी थी। जब अमेरिका की इकोनॉमी, वही बात है ना कि वो दूसरे को पैसा बांटे जा रहा है, पैसा बांटे जा रहा है, अब रिटर्न में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिन देशों को वो पैसा दे रहा था वहां उसको रिटर्न में कुछ आ नहीं रहा। अब रिटर्न में आता तो वो और उसकी इनकम बढ़ती, मतलब उसकी जो इकोनॉमी थी वो बढ़ती। अब रिटर्न में जब कुछ नहीं आ रहा है तो माइनस ही तो होगा। जब अमेरिका ने दूसरों को पैसा देना बंद कर दिया, तो पूरे मार्केट में, पूरे कंट्रियों में संकट आ गया। तो सबसे निर्भर थे, तो उनका सामने एक बड़ा सा क्या संकट खड़ा हो गया, एक विकट परिस्थिति खड़ी हो गई, एक गहरी कंडीशन आ गई। क्या हुआ, भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव ना पड़ा, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। ठीक है, क्या कहा, अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से
पूरी दुनिया पे सब देश से एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अमेरिका फूट जाने पे पूरी दुनिया पर, जो पूरी दुनिया थी उस पर असर जरूर पड़ा। कैसे? यूरोप की अगर बात करें तो कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, जो यूरोप के बैंक थे वो खत्म हो गए। क्योंकि क्यों हो गए? क्योंकि उनको ज्यादातर पैसा जो मिल रहा था अमेरिका से मिल रहा था। अब वो पैसा ही नहीं मिलेगा मार्केट में, वो पैसा बांट चुके हैं लोगों को। जैसे किसान है, किसान एग्रीकल्चर कर रहा है, बिजनेसमैन है बिजनेस कर रहा है, या कोई ट्रेडर है व्यापारी है वो ट्रेड कर रहा है, तो ये सारा वो पैसा पहले से मार्केट में बांट चुका है। अब रिटर्न में उसको पैसा आ नहीं रहा है, ऊपर से और पैसा चाहिए, और ऊपर से उसको पैसा चाहिए तो क्या होगा ऐसे में कंडीशन? जब उसको पैसा नहीं मिलेगा तो कंडीशन क्या होगी? ऐसे में कंडीशन ये होने वाली है कि उसका पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा और इकोनॉमी कोलैप्स होती चलेगी। ये चीजें क्या होती चलेगी? कोलैप्स होती चलेगी। कई देश में जो मुद्रा की जो कीमत थी बुरी तरह से गिर गई, जो प्राइस थी, जो करेंसी थी उसकी प्राइस गिर गई, ठीक है। और इसके झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया, और ये इतना खतरनाक झटका लगा कि जो ब्रिटिश पाउंड था उसकी भी कंडीशन खराब हो गई। अब प्राइस यहाँ गिरती चली गई। अब आगे देखते हैं, जैसे लिखा है, देखो यहाँ पे मैं बता रहा, एक सेकंड, ठीक है। लेकिन अमेरिका अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। यही हुआ कि जो रॉ मटेरियल था, अब वही बात है ना, जब उनको रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा, पैसा है नहीं आगे उनके पास, तो आगे कैसे चीजें चलेंगी? तो सब चीजों की प्राइस गिरने लगी। और अमेरिका सरकार इस महामंदी से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कि अब क्या किया जाए, जो महामंदी आई है बचाने के लिए पदार्थों को दुगने सीमा पर शुल्क वसूल करने लगे। और अमेरिका गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब क्या करें कि इस जो महामंदी का कॉन्सेप्ट आया इसको रोकने के लिए अमेरिका गवर्नमेंट ने जो यहाँ शुल्क थे, जो टैक्स थे, जो बॉर्डर टैक्स होते थे, उन पे क्या किया? डबल यहाँ पे उनने टैक्स को लेना स्टार्ट कर दिया। इस फैसले ने विश्व व्यापार की कमर तोड़ दी, और खराब कंडीशन ये हुई कि पूरा विश्व व्यापार खत्म। इस फैसले से पूरे विश्व व्यापार की जो कमर थी वो क्या हुई? टूट गई। और विश्व व्यापार की यहाँ पे कंडीशन खराब हो गई, और विश्व व्यापार की यहाँ पे क्या टूट गई? कमर टूट गई। क्योंकि सारे कंट्रियों का फोकस किस था? अमेरिका था, और सारे कंट्री किसके साथ व्यापार कर रहे थे? अमेरिका के साथ। अब अमेरिका ही यहाँ पे जो दुनिया को दादा बनकर के आया था, इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर बनकर, सीधा कह लो आरबीआई बन के आया। अब आरबीआई के ही पास पैसा नहीं बचेगा तो क्या होगा? मार्केट में पैसे की कमी आ जाएगी। उसने सोचा कि हम इसकी भरपाई करें। भरपाई कहाँ से करें? कि हम ज्यादातर है टैक्स है, जो हम टैक्स का कलेक्शन कर रहे हैं जिसमें बॉर्डर टैक्स है, उसको डबल कर दें। अब उसको डबल करके हम रिटर्न में कुछ ले सकते हैं। कंडीशन ही हुई कि अब उनके पास ही पैसा नहीं था, जो अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहे थे, जो व्यापारी थे, तो वो कहाँ से उनको इतना पैसा देते? और कंडीशन ये हो गई कि यहाँ पे व्यापार कम होता चला गया। पर आगे बात करते हैं हम कि औद्योगिक देशों, जो इंडस्ट्री वाले देश थे, देशों में भी मंदी का सबसे बड़ा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। इंडस्ट्री वाले देशों में सबसे ज्यादा नुकसान भी किसको झेलना पड़ा? अमेरिका। क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइस गिर चुकी थी, और जो मैन्युफैक्चरिंग होकर के जो प्रोडक्ट जा रहा था मार्केट में, कोई उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि मार्केट में पहले से ही इतना ज्यादा प्रोडक्ट था, वो पहले से ही नहीं बिक पा रहा था। अब नए प्रोडक्ट की वहां कोई वैल्यू नहीं थी। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिका बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। हुआ क्या कि जो घर पे जो कर्ज दे रहे थे, वो कर्ज थे वो बंद कर दिया। वही मैंने बताया था, जैसे होम लोन दे रहे थे, कार लोन दे रहे थे, एजुकेशन लोन, जो और दूसरी चीजों को लेकर के जो लोन थे, जो घरेलू कर्ज थे, अमेरिका बैंकों ने बंद कर दिया। और कर्ज दिए जा चुके थे, जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेजी कर दी। अब जो कर्ज दे दिए हैं मार्केट में उनको दिया जाए। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, अब किसानों के पास पैसा नहीं था, वो रिटर्न नहीं कर पाए थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए, आमदनी में गिरावट आने लगी। अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकाम हो गए। अमेरिका के जो ज्यादातर जो परिवार थे, जो लोग थे, वो कर्ज को चुकाने में मतलब नाकाम हो गए, जिसके चलते उनके मकान थे, जो कार थी, और जो बहुत सारी जरूरी चीजें थी वो कुर्क कर ली गई। कुर्क मतलब वो सारी गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर ली गई। 20 के दशक में जो उपभोक्ता संपन्नता दिखाई दे रही थी वह धूल के गुब्बार की तरह रातों रात काफूर होती चली गई। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। और जब बेरोजगारी बढ़ी, जब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन आई, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी, तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद एक थोड़ा सा हल्का सा एक पॉइंट है, ये आप थोड़ा इसको देख लीजिए। देखो किस प्रकार से कतार में ये लोग लगे हैं, एक बैंक के सामने यहाँ लिखा है कैसे बेरोजगारी के लाभ के लिए कतार में खड़े लोग। बेरोजगारी का लाभ के लिए अमेरिकी डोनलैंग द्वारा लिया गया एक चित्र क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पिट्स ऑफ द फोटोग्राफ डिवीजन। जब एक बेरोजगारी की गणना से पता चला कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास कोई भी काम नहीं है,
कंडीशन इतनी खराब हो गई कि यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, मतलब बेरोजगार हो गए, कोई काम नहीं था। तो अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में स्थायी प्रशासन, क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बेरोजगारों को छोटे छोटे भत्ते दिए जाने लगे, और लंबी कतार महामंदी के सालों में गरीबी और बेरोजगारी का प्रतीक थे। और यही हुआ कि अब यही क्वेश्चन आता है कि जो 1929 में जो कंडीशन जो बनी, जो इतनी बड़ी महामंदी आई थी, उसने किस प्रकार से असर डाला, तो आप बता सकते हो कि किस प्रकार से पूरे विश्व में किस प्रकार से उसने तोड़ दिया। पूरे विश्व के व्यापार, पूरे मार्केट, पूरे बाजार, पूरे बिजनेस को ठप कर दिया। यहाँ तक कि इसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले कंट्री थे, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रिया और भी कंट्री, या फिर रसिया, इन सब में सबसे ज्यादा जो नुकसान झेला वो अमेरिका ने झेला, क्योंकि अमेरिका जो पैसा इतना सारा बांट चुका था वो रिटर्न नहीं कर पाया, वो पैसा उसको वापस नहीं मिल पाया, और अमेरिका के ही लोग सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी के चुंगल में फंसते चले। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, आखिरकार जो अमेरिकी बैंकिंग है उनकी व्यवस्था धराशायी हो गई, और निवेश से अपेक्षित लाभ ना पा सकने, कर्ज वसूल ना कर पाने में, और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी ना लौटा पाने के कारण हजारों बैंक क्या हो गए। अब वही बात है, ना तो उनको जो कर्ज मार्केट में दिए थे वो रिटर्न आए, ना उनको कर्ज मिल रहे थे वापस, ना कोई पैसा था, तो क्या होगा, दिवालिया डिफॉल्टर नहीं होगा, ऐसे में क्या होगा, तो वो बैंक डिफॉल्टर होते चले गए, मतलब कि बंद कर दिए गए, करने ही पड़ेंगे बंद, तो पैसे ही नहीं है, कुछ है नहीं, तो क्या होगा, जब इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी की बिना तो सारा काम बेकार ही है। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े संकेत डालने वाले हैं कि 1933 तक 4,000, एक डाटा बताया गया है कि 1933 में 4,000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे, और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे फोर्ड जैसी गाड़ियां बना रही थी, इतने सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही थी, जैसे कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, टेलीविजन और भी चीजों का, एक कंडीशन आ गई जिसमें 1,10,000 कंपनियां बंद हो चुकी हैं, 4,000 से ज्यादा बैंकें बंद हो चुकी हैं। तो आर्थिक मंदी का जो दौर था यहाँ पे 1929 का दौर, और 1933 तक, 1935 तक, तो 835 तक ज्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी छाप पड़ी और जल्दी मिटने वाली नहीं थी। सही बात थी कि इतना बड़ा ये नुकसान था कि इसको 1-2 सालों में भूल पाना इतना आसान नहीं था। और आज भी उस मंदी को, जो आर्थिक मंदी हुई थी, आज भी उस आर्थिक मंदी का वो नज़ारा याद है कि किस प्रकार से वो कंडीशन थी, और बहुत सारे कंट्री कभी निकल ही नहीं पाए इससे। यही है, तो आप ये अंडरस्टैंडिंग कर चुके होंगे, और ऐसे आपने समझा आर्थिक मंदी का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर पूरे विश्व में कैसे इकोनॉमी कोलैप्स हुई, और कैसे दूसरे देश जो बिजनेस कर रहे थे उनकी कमर टूट गई। यहाँ तक खुद अमेरिका की ये कंडीशन आ गई कि उसको अपने देश में 4,000 से ज़्यादा बैंक बंद करने पड़े, और 1,10,000 से ज़्यादा कंपनियां जो थी उनको बंद करनी पड़ी। तो एक आप आइडिया समझ चुके हो। अब अगला जो टॉपिक आता है जो आपको यहाँ समझना है, भारत पर क्या असर था स्पेशल, क्योंकि हम इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं, तो भारत पर महामंदी का जो आर्थिक मंदी हुई थी, जैसे सब देशों के साथ देखा, लेकिन अब इंडिया पर क्या असर था, तो स्पेशली तो हमने अमेरिका का देखा था, अमेरिका के साथ साथ हमने ये भी देखा कि किन कंट्रियों के साथ क्या क्या रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, समझो यहाँ पे, यदि हम इस बात पर ध्यान दें तो महामंदी भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक जो अर्थव्यवस्था की कितनी एकीकृत हो चुकी थी, और दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कम कपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी। ये कंडीशन तो हम ये लगा सकते हैं कि जो कोई भी एक घटना कहीं, मतलब इस कदर से पूरा वर्ल्ड वैश्वीकरण हो गया था, 1920 तक पूरी दुनिया ऐसे आपस में जुड़ चुकी थी इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से, कि जो ट्रेड की कंडीशन थी, जो चीजें थी, इसने आपस में इस कदर से सारी चीजों को एक साथ किया फर्स्ट वर्ल्ड वार ने, कि कल्चर से लेकर के ट्रेड को लेकर के और ज्यादातर चीजों की डिमांड बढ़ी, तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ गई। अब ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये हुई कि जिस प्रकार से अच्छी चीजें भी ग्लोबलाइजेशन में पहुंच रही थी, बुरी चीजें भी उस तरह से जाएंगी। अगर आपको किसी चीज से प्रॉफिट हो रहा है तो उस चीज से उतना ही जल्दी लॉस भी होगा। जो वो कहते नहीं कि जो चीज जितनी स्पीड में जाएगी उतनी स्पीड से वो नीचे भी आएगी। इट्स इम्पोर्टेंट।
तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इम्पोर्टेंट कि दुनिया के एक हिस्से में जो कप कपाहट बाकी हिस्सों में भी जाकर के पहुंच जाती, एक हिस्से में जो उसका असर दिखता था दूसरे पार्ट में भी जाके उसका असर दिख रहा था। अब असर कैसे दिख रहा था, वही बोला है कि और उसकी दुनिया भर के जो लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित हो उठे थे। कि यहाँ ना केवल ये चीजें थी कि किस प्रकार से वहां की अर्थव्यवस्था, लोग और समाज भी प्रभावित हो उठे थे। चलो हम इनकी बात करेंगे, उनको समझेंगे। देखो समझो अच्छे, जैसे कि आप पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत के कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन चुका था। ये हम देख चुके हैं, हमने देखा है कि औपनिवेशिक शासकों के भारत क्या था, एक कॉलोनियलिज्म के पार्ट था और ब्रिटेन का कॉलोनी था। जिस प्रकार से भारत यहाँ पे जो कृषि के जो प्रोडक्ट थे का निर्यातक बन गया था। क्या बन गया था, जो कृषि के प्रोडक्ट निर्यातक था और तैयार माल का आयातक था। निर्यातक मतलब अपने देश से रॉ मटेरियल भेजता था, किसको, औद्योगिक क्षेत्रों को। कैसे, इसमें समझिए बात क्या है। इसने एक शब्द बोला है कि भारत कृषि प्रोडक्ट का, जो कृषि वस्तुएं थी उसका क्या बन चुका था, निर्यातक। तो एक शब्द आया क्या, निर्यातक, निर्यातक बन चुका था। दूसरा वो आया है कि हाँ तैयार माल, तो मैन्युफैक्चर होकर के आता था तैयार माल का आयातक। ठीक है, आयातक बन चुका था कौन, ये भारत। तो हम दोनों कंडीशन में इंडिया की बात कर रहे हैं। आप समझते हैं, ध्यान से समझिए कि भारत जो कृषि वस्तुओं का किस प्रकार से निर्यातक बन चुका था और तैयार माल का क्या बन चुका था, आयातक बन चुका था। अगर हम इसकी बात करें और इन टॉपिक को समझें और इन्हें अच्छे से देखें कि भारत में जो कच्चा माल होता था, जिसे हम बोलते थे रॉ मटेरियल, जो कृषि की उपज से निकलता था कच्चा माल, तो भारत का ये जो कच्चा माल होता था उससे जो चीजें निकलती थी, तो कच्चे माल से किस प्रकार से चीजें थी। ठीक है, और कच्चे माल का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब तैयार माल का मतलब हो गया कि जो तैयार माल जो बनकर के प्रोडक्ट आता था, वो चीजें कैसे इंडिया लेवल पे, मतलब कह सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे, जैसे यहाँ समझो भारत हमको क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था, किसको करता था, ब्रिटेन या इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिक क्षेत्रों। जब वो माल वहाँ प्रोडक्ट मतलब कि मैन्युफैक्चर होकर के आता था, जैसे मैन्युफैक्चर, जैसे कपड़ा है, यहाँ से हम लोग कॉटन बेचते थे, वहां से कॉटन के क्लॉथ बन करके आते थे, तो वही है कि तैयार माल का आया था। और भारत में जहां तक दूसरे देशों से औद्योगिक माल मैन्युफैक्चर होकर के इंडिया में आता था। तो ये तो हम समझ गए थे कि इस टाइम तक आते आते हम इन चीजों को अच्छे से जान गए थे कि ये भारत की कंडीशन हो चुकी थी। अब महामंदी में क्या कंडीशन हुई, महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। और वही हुआ कि महामंदी का जब टाइम आया तो इसने तुरंत ही उस पर इफेक्ट डाला। और 1928 और 1928 से 1934 के बीच देश के जो आयात निर्यात था वो घट चुका। क्या हो गया, इंपोर्टेंट है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम हो रहा था, ये क्या हो गया था, ये कम हो गया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कम हो गया और एक कंडीशन रह गई, आधी हो गई। कितनी हो गई, ये चीज आधी रह गई। कितनी रह गई, आधी। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें गिरने लगी, जब इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस जो थी वो डिक्लाइन होने लगी, गिरने लगी, तो यहाँ कीमतें नीचे आ गई। तो 1920-30 के बीच भारत में जो गेहूं की जो कीमत थी वो 50% रह गई। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे 100 रुपए प्रति क्विंटल, किसकी बात करूं, 100 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं था और कंडीशन ये आ गई कि ये 50 रुपए हो गया। कितना हो गया, इसकी प्राइस हो गई 50 रुपए। मतलब इस कदर से थी कि जो प्राइस थी वो गेहूं की वो आधी हो गई। शहरी निवासी के मुकाबले किसानों काश्तकारों से ज्यादा, जो शहरी निवासी थे उनके मुकाबले किसानों काश्तकारों से ज्यादा नुकसान हुआ। तो शहरी निवासियों के मुकाबले जो किसान थे, गांव के लोग थे, काश्तकार थे, उनको ज्यादा नुकसान हुआ। कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली से छूट देने से साफ इनकार कर दिया। देखो इंपोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो कीमतें थी तेजी से गिरी, कि यहाँ पे जो कृषि और जो उत्पादन जो प्रोडक्शन था वो तेजी से गिरा, धीरे धीरे गिरने लगा। लेकिन जो लगान वसूली की दर थी, लेकिन सरकार ने क्या किया कि लगान में इन्हें कोई छूट नहीं दी, टैक्स में टैक्स कंटिन्यू लिए जा रही थी, कौन, गवर्नमेंट। छूट देने से साफ इनकार कर दिया। क्या कर दिया, साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन पर काश्तकारों पर पड़ी। विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे, जो विश्व बाजार के लिए मतलब कि वर्ल्ड मार्केट के लिए जो भी प्रोडक्शन करते थे,
बंगाल के अगर जूट पटसन की मैं बात करूं, देखिए अब एक स्टोरी बताई गई है कि बंगाल की एक स्टोरी है जूट पटसन। तो जूट का जो प्रोडक्शन करता था, ये वे कच्चा पटसन उगाते थे, जिससे कारखानों में टाट है मतलब फट्टियां बोरियां हैं, जैसे कि चटाइयां हैं, टाट है, बोरियां हैं, बनाई जाती थी। जब टाट का ही निर्यात बंद हो गया तो कच्चे माल पटसन की कीमतों में 60% से भी ज्यादा गिरावट आ गई। अब वही थी कि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट चाहिए था उसी वही प्रोडक्ट ही गिर गया, तो कच्चे माल की वहां पे कोई जरूरत ही नहीं रह गई। अब कच्चा माल पहले से उनके पास पहले से पड़ा था, मैन्युफैक्चर भी पड़ा था इतना सारा, वही पहले से सड़ रहा था। अब वो कच्चे माल का क्या करते, तो उसका भी असर भारत पे दिखाई देने लगा। भारत का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो आधा रह गया, और गेहूं की प्राइसें आधा हो गई, और जो कच्चे माल के प्रोडक्ट की प्राइस थी उसकी 60% गिर चुकी थी। जिन काश्तकारों की दिन फिरने की उम्मीद में बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्ज ले लिए थे, उनने क्या किए थे कि अब हम ऐसा करेंगे, जहां तक जो कर्ज ले लेंगे इन चीजों के लेने की वजह से हम क्या करेंगे, जहां तक प्रोडक्शन कर लेंगे और जिससे हमारी जो कंडीशन होगी उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये हुआ क्या कि उनकी हालत भी उपज का सही मूल, उनको सही प्राइस ना मिलने के कारण खराब थी, दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इस विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था, कवि ने क्या लिखा था ये देखो, एक जो बंगाल का पोइट है वो लिखता है इनके ऊपर, क्या लिखता है, चलो भाइयों, या देखो ध्यान से, चलो भाइयों नगद की उम्मीद में ज्यादा परसेंट तुम उगाओ। क्या कह रहा है, चलो भाइयों नगद की उम्मीद में ज्यादा परसेंट तुम उगाओ, कि नगद की उम्मीद है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादातर जो भी कच्चा माल आप जो कर रहे हो, कि ज्यादा नगद मिलेगा। लागत और कर्ज में पिसकर ना उम्मीद पाओ। क्या कह रहा है कि जो आपसे कर्ज में आप डूब चुके हो, जो उस पर खर्चा आ रहा है, उसमें ना उम्मीद मत हो। सारी पूंजी लगाकर फंसाकर फंसी फसल खड़ी कर जाओ, और सारी पूंजी लगाकर और फंसाकर फसल को खड़ी कर दो। घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए का मन भाव। क्या देंगे, घर के पर जो बनिए बैठे हैं, क्योंकि सारा मेहनत तुम कर रहे हो, कर्ज भी लेकर के तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन जो बनिए बैठे हैं 5 रुपए मन भाव, मतलब कि उसकी जो प्राइस है बनिए डिसाइड करेंगे, जिसने कोई यहाँ पे मतलब काम नहीं किया है, और उसकी प्राइस इतनी कम देंगे ना, तो वो आपकी लागत निकालेगी ना आपको कर्ज से बाहर निकालने वाली है। और उसकी प्राइस मन भाव मतलब है अपने मन का भाव, जो उनको लग रहा है कि हमें इतना देना उतना ही देंगे, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक यहाँ स्टोरी बताई गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पूरे देश में काश्तकार पहले से ही ज्यादा कर्ज में डूब चुके थे, जो काश्तकार थे वो ज्यादा कर्ज में डूब गए थे, और खर्चे पर पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। तो जो काश्तकार थे पहले से ही ज्यादा वो कर्ज में डूब चुके थे, माइनस हो चुके थे, और खर्च पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। जो जमीन थी वो किसके पास गिरवी पड़ी थी, सूदखोरों के पास। घर में जो भी गहने जेवर थे वो सब के सब बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों से भारत की कीमतें धातुएं और खास तौर से सोने के निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था, एक अर्थशास्त्री हैं कीन्स है, बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट है। कीन्स का मानना था, कीन्स ने ये कहा कि कीन्स का मानना था भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो भारत से जो सोने का निर्यात किया गया दूसरे देशों में, उससे भी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कुछ ना कुछ तो राहत मिली। कि किसने कहा, कीन्स ने कहा। अब कैसे मिली उसकी हम बात करेंगे, अभी समझाएंगे हम आपको। कि निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चित ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। अब इम्पोर्टेंट ये था कि भारत को तो मदद दी, लेकिन भारत की किनको मदद दी, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस समय भारत पर जो दबदबा था, जो सरकार थी, वो भारत की थोड़ी थी। जो गवर्नमेंट थी वो किसकी थी, ब्रिटेन की। अब यहाँ पे भारत में सोना बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो ट्रेडर उस समय जब ट्रेड हुआ तो सोना कौन लाए, ब्रिटिशर ही लाए थे जहां तक। अब इसने वर्ल्ड की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स, उनका मानना था कि भारत की कंडीशन को सुधारने में जो निर्यात यहाँ से किया गया, यहाँ से जो भेजी गई चीजें, तो उसने इन चीजों कंडीशन को सुधारा, लेकिन किसकी, ब्रिटेन की कंडीशन को सुधारा, ना कि भारतीयों की कंडीशन, ना कि भारतीयों की कंडीशन। तो भारतीयों की कंडीशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, ब्रिटेन की कंडीशन, क्योंकि उस समय ब्रिटेन
तो यही बोला कि ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चित ही इसने मदद दी, लेकिन भारतीय जो किसान थे इसमें किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी। 1931 की मंदी के चरम सीमा पर थे और ग्रामीण भारत असंतोष, ग्रामीण भारतीय थे वह असंतोष और उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उस समय से महात्मा गांधी ने सबने अज्ञा सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया था। वही टाइम था कि अगर क्वेश्चन आया कि जब महामंदी चल रही थी तो महात्मा गांधी ने भारत में कौन सा मूवमेंट चल रहा था, तो सिविल नाफरमानी या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये वो टाइम था जिसमें नमक कर या नमक टैक्स की बात जो चल रही थी, ये जिसे हम साल्ट रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। ये हमने नेशनलिज्म इन इंडिया के में पढ़ा था कि गांधी जी ने किस प्रकार से साल्ट रिवॉल्ट को किया और जाकर के साबरमती से दांडी मार्च की जो यात्रा की थी वहां जाकर के नमक को बनाया और उस कानून को तोड़ा। गांधी जी के साथ कितने पूरे भारतीय थे, उन लोगों ने उनको सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के साथ साथ इतनी इस कदर से मूवमेंट सक्सेस हुआ था कि लॉर्ड इरविन को, जो इरविन थे, उनको गांधी की जो 11 जो डिमांड थी वो माननी पड़ी थी। और ऐसे करके ये जाकर मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी होता है। तो हम सारी बातें पहले देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं, यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही और कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोग की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। शहरों में इसका असर कम मिला देखने को, इसका असर किस में मिला? गांव, क्योंकि गांव में जो चीजें होती है रॉ मटेरियल होता था, अब रॉ मटेरियल उनका पूरा रुक चुका था, एक जगह स्टॉप हो चुका था। मार्केट में पहले से ही मैन्युफैक्चर चीजें थी। अब ये सब चीजें होने की वजह से वो पहला जो लोग उन लोगों ने, जो किसानों ने या तो पैसा कर्ज पे ले लिया था, पैसा कर्ज पे लेने के साथ साथ या फिर लागत बहुत लगा चुके थे, अब उनके पास एक्स्ट्रा कोई वो नहीं था, ऊपर से टैक्स भी उनको टाइम पर देना था, रॉ मटेरियल की सही प्राइस मिल नहीं रही थी मार्केट में, उनको कोई खरीदने को तैयार नहीं था। अब ऐसे में सबसे बुरी हालत जो थी वो किसानों की थी। तो शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बधाया भाड़ा मिलता था, वो तो फिक्स था, क्योंकि उनको किसान कौन दे रहे थे? भाड़ा दे रहे थे। जमींदार क्या होते थे कि शहर में मकान बनवा लेते थे, गाँव में उनकी जमीनें पड़ी रहती थी और उन जमीनों को किसानों को किराए पर दे देते थे, एक भाड़े पर दे देते थे। अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं कि मंदी आया कि आपकी कंडीशन क्या है, उन्हें तो अपने भाड़े या किराए से मतलब था, तो उनकी तो कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आया ज्यादा। तो कह सकते हैं कि शहर के जो लोग थे उनकी कंडीशन में इतना बदलाव नहीं आया, शहरों पर इसका इम्पैक्ट कम पड़ा भारत में। लेकिन अगर बात करें तो किसानों की बहुत हालत खराब थी। मध्यम वर्ग की वेतन भोगी थे, जो मिडिल क्लास थे वो वेतन भोगी थे, क्योंकि वो सर्विस दे रहे थे। क्या दे रहे थे? सर्विस। अब उनको तो मंथली टाइम पर पैसा मिल ही रहा था। कंडीशन थी सबसे ज्यादा खराब किसकी? लेबर वर्ग और किसानों की। तो राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। यही हुआ कि राष्ट्रवादी जो लोग थे उनने प्रेशर डाला और यहाँ पे क्या किया कि उद्योगों की रक्षा के लिए कि यार इंडस्ट्री भारत की खत्म ना हो, जिस प्रकार अमेरिका ने क्या किया, दुगना शुल्क वसूलना स्टार्ट कर दिया, डबल टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, उसी प्रकार इन्होंने भी सीमा शुल्क बढ़ा दिया। क्या कर दिया? सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। तो भारत में तो ये कंडीशन देख रहा है कि कैसी चल रही है, सेम वही, और ये ऐसे करके इसको इम्प्रूव किया गया। तो ये आप आइडिया लगा सकते हो ये चीज़ों से कि आपने कैसे एक चीज़ को समझा, और जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की कि किस प्रकार से मंदी आई, महामंदी के बाद फिर हमने देखा, फिर किसकी बात की हमने, भारत में कैसे मंदी का कॉन्सेप्ट आया, तो ये हमने आपके साथ यहाँ पे बात की। ठीक है, ये मंदी का हम आपके साथ बात कर रहे थे। एक सेकंड, ये पूरा मैंने आपके साथ पूरा डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझाया। ये महामंदी, तो ये महामंदी के बाद फिर मैंने देखा कैसे पूरे वर्ल्ड पे इसकी इकोनॉमी कोलैप्स होती है। फिर इसके बाद भारत और महामंदी की बात की, भारत पे क्या इफेक्ट हुए, तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छे डिस्क्राइब की। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। युद्धोत्तर काल का मतलब है युद्ध के बाद किस प्रकार से विश्व अर्थव्यवस्था में पुनर्निर्माण किया गया, फिर से फाउंड किया गया या फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को। तो ये हम बात बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि क्या था क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और ये यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन आएगी। ठीक है, एक इसका पार्ट और आएगा तो ये कवर कर लेंगे हम लोग। इसका लास्ट वाला सेक्शन बचा हुआ है जो हम आपके साथ अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। और ये आप समझ ही गए होंगे कि कैसे ये चीज़ करना। मैं जितने मेरे प्यारे
दोस्त हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं, उनसे सबसे एक मेरा हल्का सा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लेक्चर शेयर कीजिए, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता मीडियम कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, स्टोरी क्या थी, क्योंकि हिस्ट्री में स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और स्टोरी जितने अच्छे से आपको क्लियर करके समझाई जाए और उसके कॉन्सेप्ट समझाए, यहाँ मैं हिस्ट्री के साथ आपको इकोनॉमी के टर्म भी, डिमांड सप्लाई प्राइस के कॉन्सेप्ट भी समझाए कि इकोनॉमी में क्या हो रहा था, कि पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमी थी कैसे कोलैप्स हुई और उसके क्या इफेक्ट हुए, इसमें सबसे बुरी कंडीशन कैसी थी, इंडिया के किसानों की क्या थी। तो ये सारी बातें और भी मैं करूंगा आपके साथ। मैं पहले क्या बोला हूँ कि अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टरों का। जैसे ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, चैप्टर खत्म हो गए, इनके बहुत वन शॉर्ट वीडियो लाने वाले हैं हम आपके साथ, बहुत अच्छी सीरीज के साथ, जिसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, नई नई चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो करंट अफेयर में जो चीज़ें आ रही है, मैं क्या बोला, एक प्री फाउंडेशन बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए, तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। और जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं या जो भी बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो वो भी इन बच्चों को, वो भी ये बच्चे प्रीफर कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। आराम से ये लेक्चर आप देखिए। बहुत जल्दी मैं 8 क्लास का भी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर मैं आपको एक दिन आपके साथ स्टेट पीएससी और यूपीएससी के सिलेबस की बात करके पूरा डिस्कस करूंगा कि हिस्ट्री में एनसीईआरटी में कौन कौन एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जैसे क्लास 8 की इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्लास 6, 7, 8 एक 3 हिस्ट्री इंपोर्टेंट है। ये 9, 10th में है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री है, लेकिन यूपीएससी में इंपोर्टेंट है। स्टेट पीएससी में कहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री है, किसी स्टेट पीएससी में वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से वर्ल्ड में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी या बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जिसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्शन भारत से है। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए 9, 10th की हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सोशोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी की बातें होती हैं। जैसे कि अभी जब हम 9th क्लास का हिस्ट्री पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर, तो वहां पे समाजवादी वोकैब निकल के आएंगे, शब्द निकल के आएंगे, सामवादी शब्द निकल के आएंगे। आप कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ोगे, दास कैपिटल बुक के बारे में पढ़ोगे, तो बहुत ऐसे जो टर्म है उसमें फिर कुछ चैप्टर ऐसे हैं, चरवाहों की कंडीशन क्या थी, किसानों की कंडीशन क्या थी, जंगलों में जो ट्राइब्स थे उनकी कंडीशन क्या थी। ये सारे टॉपिक, सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। मैं आपसे पहले ही बोला हूँ, आप बस मेरे साथ बने रहिए और यहाँ जो भी चीजें हैं अच्छे से देखते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, इसी वाले टॉपिक के साथ। और बहुत जल्द एक टॉपिक और आएगा और ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद फिर इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी बात करेंगे बुक के। ऐसे करके आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक नहीं, टॉपिक यही है, नेक्स्ट सेक्शन, टॉपिक यही, और इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।